This is question number 7 of exercise 4.5. Find a joint equation of the lines through the origin and perpendicular to the lines represented by x square minus 2xy tan alpha minus y square is equal to 0. ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर हमें सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन थी और यहां पर हमें सिंपल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगा, यानी हम फर्ज करेंगे कि ये गिवन इक्वेशन लाइन 1 और लाइन 2 की ज्वाइंट इक्वेशन है। लाइन 1 की स्लोप हम कंसिडर करेंगे m1 और लाइन 2 की स्लोप m2। इन दोनों स्लोप्स की मदद से हम परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से दोनों लाइंस की इक्वेशंस लिखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये गिवन इक्वेशन, let m1 and m2 be the slopes of lines represented by this joint equation. अब वो लाइन जो लाइन 1 के परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप क्या होगी? चूंकि लाइन 1 की स्लोप है m1, तो लाइन 1 के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1/m1 होगी और लाइन 2 के लिए जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप m2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, यानी -1/m2. So slopes of lines perpendicular to given lines will be -1/m1 and -1/m2. दोनों लाइंस की स्लोप्स हमें मिल गई। दोनों लाइंस चूंकि ओरिजिन से पास कर रही हैं, सो y इंटरसेप्ट 0 होगा और हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से दोनों लाइंस की इक्वेशंस लिख सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप जानते हैं, y = mx + c। c की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में 0 पुट होगी और स्लोप की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो दोनों लाइंस की इक्वेशंस लिखते हैं। यह है उस लाइन की इक्वेशन जो लाइन 1 के लिए परपेंडिकुलर है और यह है उस लाइन की इक्वेशन जो लाइन 2 के लिए परपेंडिकुलर है। लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? तमाम टर्म्स इक्वल के एक साइड पर, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म कंटेनिंग x, देन टर्म कंटेनिंग y एंड देन कांस्टेंट। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस की ज्वाइंट इक्वेशन बनाना है। ज्वाइंट इक्वेशन बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों लीनियर इक्वेशंस जनरल फॉर्म में हो। हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से। राइट साइड पर चूंकि दोनों में 0 था तो प्रोडक्ट भी 0 होगा। लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट परफॉर्म किया गया। आप ये स्टेप पहले भी समझ चुके हैं। सेकंड और थर्ड टर्म में से xy कॉमन लिया गया। यह हमें दोनों लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन मिल गई, लेकिन यहां पर हमें सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की वैल्यू पुट करना होगी। लास्ट प्रॉब्लम में तो बहुत सिंपल था, हमें जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन थी, लेकिन यहां पर जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। यहां पर हमें सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप फाइंड आउट करना होगा। हमें h, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी और आपको पता है कि h, a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। आपने एंगल बिटवीन लाइंस के लिए h, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी जब मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस किया। यानी हमें गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना होगा जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के साथ। ये हमारी गिवन इक्वेशन, इसे हम कंपेयर करेंगे जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के साथ। आप गौर करें, a की वैल्यू क्या होगी? जी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर है 1, तो a की वैल्यू होगी 1। एक्स वाई को आप इग्नोर करें। 2h की वैल्यू अब क्या कंसिडर होगी? -2 tan अल्फा। y स्क्वायर को दोनों तरफ से इग्नोर किया जाए तो b की वैल्यू -1। सो दिस इज a, दैट इज 1। 2h की वैल्यू -2 tan अल्फा, दोनों तरफ से 2 कैंसिल किया जाए तो h की वैल्यू -tan अल्फा और b की वैल्यू -1।
अब हम जनरलाइज फॉर्म में जानते हैं कि सम ऑफ स्लोप्स इक्वल होता है -2h ओवर b के। यहां पर h और b की वैल्यू पुट करेंगे। h की वैल्यू -tan अल्फा, b की वैल्यू -1। सिंप्लीफाई किया गया, हमें सम ऑफ स्लोप्स की वैल्यू मिली -2 tan अल्फा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हम जानते हैं इक्वल होता है a ओवर b के। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो हमने उस वक्त ड्राइव किए जब एंगल बिटवीन लाइंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 पुट की, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हमें मिला -1। ये दो वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हमें ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगी। पुटिंग वैल्यूज इन 2, ये रिकॉल करने के लिए इक्वेशन 2 लिख दी गई। m1 प्लस m2 की वैल्यू थी -2 tan अल्फा, ये हमने पुट कर दी, और m1 इंटू m2 की वैल्यू थी -1, ये पुट कर दी गई, ये इक्वेशन 2 को बेस बनाकर। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें इक्वेशन मिली x स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। अब जरा रिकॉल करें, हमें गिवन जॉइंट इक्वेशन क्या दी गई थी? जी, ये वो इक्वेशन है जो हमें गिवन थी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी, कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों इक्वेशंस तो सेम है। ये क्या मामला हुआ? हमें कहा गया था कि ये जॉइंट इक्वेशन है दो लाइंस की, आप उन लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस की जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करें। हमने फाइंड आउट की, लेकिन ये तो वही इक्वेशन आ गई घूम के। इसका मतलब क्या है? अब जरा रिकॉल करें, जब हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस का आर्टिकल डिस्कस किया था, उस वक्त हमने परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन डिस्कस की थी। हमने वहां पर डिस्कस किया था कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अब इस इक्वेशन में जरा गौर करें, ये जो गिवन इक्वेशन थी, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1, और इन दोनों का सम 0 है। यानी ये ऐसी लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, कुछ इस तरह से। दिस इज XY प्लेन, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। यानी ये जो गिवन इक्वेशन थी, ये इन दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन थी। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब लाइन 1 के लिए परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, और लाइन 2 के लिए परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। आप जरा दोबारा देखें, ये वो लाइंस हैं जिनकी ज्वाइंट इक्वेशन हमें गिवन थी। लाइन 1 की परपेंडिकुलर लाइन ये है और लाइन 2 की परपेंडिकुलर लाइन ये है। हमें इन दो ब्राउन लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना थी। तो क्या ये कोई नई लाइंस है? बिल्कुल नहीं, ये वही लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रही हैं। सो ज्वाइंट इक्वेशन वही आ जाएगी। सो दिस इज द रीजन कि हमें वही आंसर मिला जो गिवन इक्वेशन थी। दिस इज द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन, and this is the end of exercise 4.5 and chapter 5. Now practice yourself. Thank you.